नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने फिजिकल जियोग्राफी स्टार्ट किया है, ये फिजिकल जियोग्राफी स्टार्ट किया है, आज क्लास दूसरा है। ठीक है, तो पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। मैंने बताया था कि एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाद एक सुपर क्लस्टर है। ठीक है, सुपर क्लस्टर के बाद एक लोकल क्लस्टर है, लोकल क्लस्टर के बाद हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा के बाद हमारे सौरमंडल है, और सौरमंडल में हमारे तारे हैं, ग्रह हैं, सूर्य है, उपग्रह है। ठीक है, तो जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड का जो सुपर क्लस्टर है, हमारे सुपर क्लस्टर का नाम लेनियाकिया हमने बताया था। ठीक है, तो लेनियाकिया के बाद जो लोकल क्लस्टर है, जिसे हम आकाशगंगाओं का समूह कहते हैं, उसे हिंदी में कन्या और इंग्लिश में विर्गो नाम दिया गया है। विर्गो विर्गो नाम दिया गया है। इसके बाद जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम मिल्की वे है, और मिल्की वे का हमारी जो सौरमंडल है इसी का भाग है। इसी सौरमंडल में जो है कि हम लोगों का सूर्य है, पृथ्वी है, बाकी सारे उपग्रह हैं, ग्रह हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना समझ लिया था, और इसके आगे हम लोगों ने देख लिया था कि बहुत सारे सुपर क्लस्टर मिलकर हमारा ब्रह्मांड बनाते हैं, बहुत सारे लोकल क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं, बहुत सारे आकाशगंगा मिलकर एक लोकल सुपर क्लस्टर बनाते हैं, बहुत सारे सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा बनाते हैं, और बहुत सारे हमारे जो नवग्रह हैं, इसके बाद उपग्रह हैं, इसके बाद सूर्य है, ये सब मिलकर हमारा जो आकाशगंगा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो जिसमें हम लोगों ने इमैनुअल कांट की और जॉर्ज लेमात्रे की बिग बैंग थ्योरी को देखा था, और इमैनुअल कांट की गैसीय परिकल्पना देखा था, हमने बाइनरी थ्योरी देखी थी। तो सब जो है कि अलग अलग देख लिए थे कि किसकी परिकल्पना से ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई। तो जॉर्ज लेमार्के थे जिनका बिग बैंग का सिद्धांत है, वो सिद्धांत माना गया है, जो है कि सौर्यमान्य है। तो हमने बताया था कि जो हमारा ग्रह है वो पहले एक गैसीय रूप में टहल रहा था, इसके बाद एक बहुत ही बड़ा सा आता है ग्रह, इसके बाद इसके टकराता है, टकराने के कारण ये कई भागों में टूट के बिखर जाता है। जब टूट के बिखर जाता है, इसके बाद बहुत सारी समय बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण ये संकुचित होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का मिलते मिलते हैं, और ये गर्म गोला था। ठीक है, इसके बाद ये संकुचित होते हैं, इसके बाद इस पर वर्षा होती है, पानी पड़ते हैं, इसके बाद जो है कि ये ठंडा होती है, फिर गर्म होती है, फिर बर्फ पड़ती है। तो ये सब परिकल्पना चलते चलते हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ था, ये जॉर्ज लेमार्के जी ने बताया था। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कवर कर लिया है। तो इसके आगे हम लोग आज देखेंगे कि जो हमारे ग्रह बने हैं वो कैसे बने हैं। तो ग्रह में सबसे पहले हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल का सबसे प्रमुख जो तारा है वो सूर्य है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सूर्य जो है कि कैसे बनता है, और सूर्य आगे चल के क्या बनता है। इसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे सूर्य के अगल बगल गोला लगाने वाले, यानी चक्कर करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले सूर्य कैसे बना होगा। देखिए, ये जो सूर्य है गैसों से बना है, और ये जो गैस है इसे नेबुला के नाम से जाना जाता है। नेबुला नाम आप लोग सुने होंगे, जब आप लोग देखे होंगे एवेंजर, तो एवेंजर में जो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी पार्ट देखे होंगे, तो उसमें एक करेक्टर का नाम नेबुला था। तो नेबुला का अर्थ होता है कि गैसों का समूह। जो गैस है, इनको गैसों का समूह को एक नेबुला कहा जाता है। यही नेबुला जब संकुचित हो जाते हैं, तो संकुचित होकर ये कुछ आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसे जो है कि प्रोटॉन स्टार के नाम से जाना जाता है, प्रोटॉन स्टार। तो ये जो प्रोटॉन स्टार है, यही जो है कि परिकल्पना सूर्य के निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, यदि इसका द्रव्यमान कम हुआ, द्रव्यमान अगर कम हुआ, तो ये बनाता है मेन सीक्वेंस स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार बनाता है। ठीक है, और अगर इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा हुआ तो ये बनाएगा ब्लू जियांट। ठीक है, ये बनाएगा ब्लू जियांट। देखिए, ये जो प्रोटॉन स्टार था, अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा हुआ, अगर द्रव्यमान ज्यादा हुआ तो ब्लू बनाएगा, ब्लू जाइंट,
और द्रव्यमान कम हुआ तो मेन सीक्वेंट स्टार, ठीक है, मेन सीक्वेंट स्टार बनाता है। इतना समझ में आ गया। अब यही परिकल्पना यहाँ पे जो है कि हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होगा, समझ गए। और यही जो अवस्था है, यही अवस्था जो है कि सूर्य की अवस्था मानी जाती है। यानी कि प्रोटॉन स्टार के बाद वाली घटना जब हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होने लगता है तो वह परिकल्पना सूर्य मानी जाती है, क्योंकि वर्तमान में जो हमारा सूर्य है हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, जिसके कारण वहाँ पे जो है कि नाभिकीय संलयन हो रहा है और ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और सभी को प्रकाश मिल रहा है, ठीक है। इसके आगे यानी कि ये जो सूर्य की युवावस्था है, युवावस्था के बाद सूर्य और बढ़ेगा, तो जब ये आगे बढ़ता है तो ये बनता है सुपर रेड जियांट। ये सुपर रेड जियांट बढ़ेगा। अगर इसके बाद यहां से बढ़ेगा, ये बनेगा रेड जियांट, ठीक है। जो मेन सीक्वेंस स्टार है क्योंकि ये द्रव्यमान कम है इसलिए ये रेड जियांट बनेगा, इसका द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए सुपर रेड जियांट बनेगा। और यहाँ पे जो है कि हीलियम से कार्बन में परिवर्तित होगा, हीलियम से कार्बन में परिवर्तित होना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब हीलियम से पूरी तरह का ये कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा तो आपको पता है जो कार्बन होता है वो अपेक्षाकृत ठोस होता है, तो इसके कारण कार्बन जब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे तो इसमें एक प्रकार से विस्फोट होता है और ये फिर से टूट जाते हैं। ये जब पूरी तरह कार्बन बनेगा तो इसमें जो है कि प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ेगा, जैसे कि अगर हम इसे लें तो इसे इतना प्रेशराइज करें कि ये टूट जाए, यानी कि प्रेशर झेल ना पाए और टूट जाए। यदि हम देखे होंगे कि अगर मिट्टी लिए होंगे उसमें थोड़ा पानी ले और उसे गीला करें और इसे गोल गोल करें, इसे इतना ज़्यादा गोल करेंगे तो एक बार देखेंगे कि ज़्यादा छोटा होने के कारण जब इसके अंदर का द्रव्यमान खत्म हो जाता है तो ये टूटने लगता है, तो ये टूट जाता है। तो इसी प्रकार जब इसका कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा तो इसमें नाभिकीय संलयन खत्म हो जाएगा और यह टूट जाएगा। तो जी ये टूटता है तो यह जो है कि बनता है गैसों का समूह जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा, सुपरनोवा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्रव्यमान बहुत अधिक है और ये जो है कि पुनः बन जाएगा नेबुला, पुनः नेबुला बन जाएगा, ठीक है। पुनः नेबुला बन जाएगा क्योंकि इसमें द्रव्यमान थोड़ा सा कम है और यही नेबुला को गैसों का समूह हमने कहा है कि नेबुला को गैसों का समूह कहते हैं। यही सुपरनोवा अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो ये बनेगा ब्लैक होल, ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसका थोड़ा बहुत द्रव्यमान कम होगा तो यह ब्लैक होल नहीं बनेगा, यह जो है कि सुपरनोवा के रूप में या फिर जो है कि किसी और रूप में परिवर्तित होता रहे। यानी कि अगर हीलियम से कार्बन सुपर जियांट से नेबुला बनने के बाद द्रव्यमान अधिक रहता है तो ब्लैक होल बनेगा। और यहाँ पे जब नेबुला यहाँ पे रहेगा तो यह बनता है व्हाइट ड्वार्फ, यानी कि सफेद बामन, ये सफेद बामन को निकलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा कि अब ये जो सफेद बामन बना है एक प्रकार से ये प्रोटॉन स्टार ही कह सकते हैं, यानी नेबुला के बाद प्रोटॉन स्टार बना है। अगर यह ब्लैक होल बन जाता है तो इसका इतना ज़्यादा संकुचन हो जाएगा, इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, ग्रेविटी की मात्रा इतनी ज़्यादा होगी कि आसपास की सारी ऊष्माओं को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण अगल बगल कुछ नहीं दिखता, उसी को हम लोग ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो सफ़ेद बामन है वो भी एक प्रकार का ब्लैक होल ही है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है ब्लैक होल की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसमें एक चीज़ बताया गया है कि आप पूछ सकते हो कि यार भाई ये बताओ कि ये जो नेबुला बना है और ये सुपरनोवा है तो इसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए। तो एक थे चंद्रशेखर जी, ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने बताया था कि यदि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, यानी कि ये जो सूर्य का द्रव्यमान है उससे 1.4 गुना अधिक हो तो वह ब्लैक होल होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि सूर्य से
द्रव्यमान 1.4 गुना अधिक होने पर वह सूर्य ब्लैक होल में परिवर्तित होने के काबिल माना जाता है। ठीक है, और यही जो मेन सीक्वेंस स्टार है, ब्लू जाइंट है, यही हम लोगों का सूर्य है, क्योंकि यह अभी युवा अवस्था में है। एक दिन हमारा भी सूर्य चल के आगे रेड जाइंट या फिर सुपर रेड जाइंट, फिर सुपरनोवा या फिर नेबुला में परिवर्तित होकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यह होने में करीब अरबों साल लगेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि सूर्य कैसे बना। सूर्य गैसों का गोला था, फिर वो संकुचित हुआ प्रोटॉन स्टार, और संकुचित होने के बाद द्रव्यमान बढ़ा और वो मेन सीक्वेंस स्टार बना। जब मेन सीक्वेंस स्टार बनने के बाद हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होने लगा, जहाँ पे नाभिकीय संलयन प्रारंभ हुआ, और वही प्रक्रिया सूर्य कहला रही है वर्तमान में हमारा सूर्य। ठीक है, तो हम लोगों ने सूर्य देख लिया। अब सूर्य के बारे में देखते हैं। ये जो हमारा सन है, ये हमारे सौर मंडल का तारा है। सूर्य को एक तारा के रूप में जाना जाता है। इसके भाग कौन कौन से है? यहाँ पे कोर है। ठीक है, कोर के बाद विकिरण मंडल है। ये कोर, फिर विकिरण मंडल, फिर कन्वेक्टिव जोन, इसके बाद प्रकाश मंडल, इसके बाद क्रोमोस्फियर, इसके बाद ये जो बाहर बाहर लगा है ये सब कोरोना है। ठीक है, इसका जो सबसे अंदरी भाग है जो कोर मंडल है, कोर मंडल में ही नाभिकीय संलयन हो रहा है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो सूर्य है, जैसे कि और ग्रह देखेंगे तो और ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये जो सूर्य है ये भी चक्कर लगा रहा है। ये चक्कर लगा रहे हैं हमारी आकाश गंगा का, यानी कि हम लोगों ने जो आकाश गंगा बताया था मिल्की वे, तो ये हमारा सूर्य मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर पूछे कि क्या सूर्य किसी की परिक्रमा कर रहा है, तो हाँ। अगर कहे कि पृथ्वी सूर्य की परिकल्पना तथा सूर्य आकाशगंगा की परिकल्पना कर रहा है, तो यह कथन सत्य होगा। और पृथ्वी अपने घूर्णन करती है। आप लोग देखेंगे घूर्णन मतलब अपने ही अक्ष पे घूमना, ये घूर्णन है। और ऐसे घूमते घूमते अगर ये यहाँ से घूम रही है, ये सूर्य है, मानते ये सूर्य है, और ये पृथ्वी घूम रही है यानी घूर्णन कर रही है। घूर्णन करते करते ऐसे ऐसे अगर घूमती हुए चली जाए तो ये परिक्रमण भी कर रही है, घूर्णन भी कर रही है, यानी कि सूर्य परिक्रमण और घूर्णन दोनों कर रहा है। ठीक है, तो ये सूर्य जो है कि अपना जो घूर्णन कर रहा है, ये जो सूर्य घूर्णन कर रहा है, तो ये जो विषुवत रेखा है, माना जाता है विषुवत रेखा पर 25 दिन लगते हैं, और जो ध्रुव है वहां पे 29 से 35 दिन लगते हैं, यानी कि 35 दिन लगते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि सूर्य जो है कि ध्रुवों पर घूमने में कम समय और ध्रुवों पर अधिक समय और विषुवत रेखा पर कम समय क्यों लेता है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी ठोस नहीं है। क्योंकि पृथ्वी इस बॉक्स के अंदर ठोस अगर होता तो सब साथ में घूमते, लेकिन अगर ये गैस है यानी कि यहाँ से अलग है, ये अलग है, तो जब ये घूमने लगता है तो यहाँ पे कम और यहाँ पर अधिक घूमता है, यानी कि यहाँ पे घूमने में कम समय लगेगा, यानी कि विषुवत रेखा पर घूमने की स्पीड अधिक होगी ध्रुवों की अपेक्षा। ध्रुवों पर घूमने की स्पीड कम है, यानी कि पृथ्वी अगर यहाँ पे सूर्य घूम रहा है तो यहाँ पे 35 दिन लेता है और यहाँ पे घूमने में 25 दिन लगता है, क्योंकि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ गोला है और यह ठोस नहीं है, जिस कारण वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय लगता है। जैसे यहाँ 25 दिन यहाँ लेगा, यहाँ पे 26 दिन, यहाँ पे 27 दिन, यहाँ पे 28 दिन, यहाँ पे 29 दिन, फिर 30 दिन, 35 दिन। अगर पूछे कि औसतन सूर्य अपने ध्रुवों पर घूमने में कितना समय लेता है, तो वह 27 दिन माना जाता है। ठीक है, तो सूर्य अपने ध्रुव पर घूमने में औसतन 27 दिन लेता है। इसके बाद जो है कि ये जो आकाशगंगा का परिक्रमण करने में अरबों साल लगते हैं। ठीक है, इसके बाद सूर्य जो है कि गैस से बना हुआ गोला, ये मैंने बता दिया। यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन से हीलियम बनने का संलयन हो रहा है, तो ये एक चीज याद रखिएगा कि परमाणु संलयन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, नाभिकीय विखंडन नहीं हो रहा है। क्योंकि परीक्षा में भी पूछा गया था कि सूर्य
नाभिकीय विखंडन के कारण गर्मी उत्पन्न करता है, तो ये ऑप्शन गलत था। सूर्य नाभिकीय संलयन के कारण उष्मा उत्पन्न करता है। संलयन मतलब जुड़ने के कारण, यानी कि यह नेबुला था, मैंने बताया था नेबुला था, नेबुला मिला प्रोटोम स्टार, प्रोटोम स्टार पर मेन सीक्वेंस स्टार। ये जुड़ने के कारण, जब जुड़ते रहे तो द्रव्यमान बढ़ता चला जा रहा है और रेड जाइंट बन रहा है। ठीक है, सूर्य एक तारा है। तारा उसे कहते हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमके। सूर्य स्वयं के प्रकाश से चमकता है, इसलिए सूर्य को तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी से लगभग 13 करोड़ अरब प्रकाश वर्ष दूर है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? देखिए, प्रकाश वर्ष ये होती है जैसे प्रकाश की जो गति होती है वो हमेशा सब में समान होने के कारण इसे दूरी का मापन माना जाता है। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे कि प्रकाश किसी भी ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा किसी भी अवस्था में गति करती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो समान रहने के कारण इसे दूरी का मापक माना जाता है। प्रकाश वर्ष मतलब दूरी का मापन 3 लाख यानी 3 गुणित 10⁸ माना जाता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी से लगभग 13 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। मैंने बता दिया कि पहला कोर है, दूसरा विकिरण मंडल, तीसरा कन्वेक्टिव जोन, चौथा प्रकाश मंडल। ये जो प्रकाश मंडल है, हम लोग सूर्य देखते हैं तो ये प्रकाश मंडल ही बीच में दिखाई देता है। तो इसके बाद क्रोमोस्फियर है, इसके बाद कोरोना है। कोरोना सबसे ऊपरी परत है, ये जो ऊपर ऊपर लाइट निकलती रहती है उसी को कोरोना नाम दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सूर्य देख लिया, सूर्य समझ में आया होगा। इसके बाद सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध माना जाता है, तो बुध देखते हैं। ये बुध ग्रह है, यह सूर्य के सबसे निकट माना जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो परिक्रमण काल है यानी कि सूर्य का जो चक्कर लगाता है ये टोटल 28 डे लगाता है। 28 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है परिक्रमण। ठीक है, अब ये जो परिक्रमण है वो पृथ्वी डे के अनुसार है, यानी कि जो हम लोग का दिन होता है 24 घंटे में एक दिन, उस हिसाब से इसका परिक्रमण 28 दिन में एक परिक्रमण पूरा करता है। ठीक है, और इसका घूर्णन जो है कि 59 डे लगता है, यानी कि घूर्णन। अब देखिए, ये बुध है, ये ऐसे घूमने में, जैसे यहाँ देखिए ये है, मैं यहाँ निशान लगा रहा हूँ, यहाँ से आने पे घूमा 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 फिर से यहीं पर आ गया, तो इतना घूमने में 59 डे लगता है, यानी कि 59 दिन लगता है। और ये सूर्य है, और ये घूमते हुए ये सूर्य का जो एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर पूरा लगाने पर फिर यहाँ पर आने पर 28 दिन लगता है। एक चीज़ ध्यान देखिएगा कि परिक्रमण और परिभ्रमण, यानी कि परिभ्रमण जो परिक्रमण करेगा वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, परिभ्रमण मतलब अपने ही घूर्णन पर घूमना। ठीक है, यानी कि बुध का परिक्रमण जो है 28 दिन है और परिभ्रमण 59 दिन माना जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका तापमान 427 डिग्री सेल्सियस है। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है उसी प्रकार बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसका जो वायुमंडलीय कक्ष है, यानी कि इसका जो चक्कर लगाता है, ये सूर्य है मानते हैं, तो ये जो चक्कर लगाता है बुध, तो ये बहुत ही अंडाकार में लगाता है और बहुत ही पतला है। वही बता रहा है कि पतला वायुमंडलीय कारण चक्कर लगाता है, और इसका जो वायुमंडल है वो बहुत ही सकरा है। सकरा होने के कारण ये है क्योंकि ये अत्यधिक ठोस नहीं है। अत्यधिक ठोस न होने के कारण है सूर्य के करीब होना, यानी सूर्य का करीब है, और इसके कारण जो सूर्य की ग्रेविटेशन पावर है वो बुध की वायुमंडल को खींच रही है। वायुमंडल के खींचने के कारण जब यह गति करता है तो इसमें कुछ पुछल्ले टाइप का दिखाई देता है, यानी कि माना जाता है कि पतला वायुमंडल के कारण ये जब गति करता है तो कुछ पुछल्ले टाइप दिखाई देता है। समझ में आया? यानी कि ये बुध है, और यहाँ से जो है कि जब ये गति करेगा तो ये पुछल्ला जो है कि उसमें दिखता है, तो इसलिए करा है कि वायुमंडलीय पतला होने के कारण पुछल्ला का दिखाई देता है। अब उसी प्रकार देखते हैं शुक्र। अब ये जो शुक्र ग्रह है ये सबसे चमकीला व ग्रह माना जाता है, सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई ये तो सूर्य है,
सूर्य के सबसे नजदीक तो तुमने बताया बुध, इसके बाद यहाँ पे है शुक्र। लेकिन बुध से ज्यादा शुक्र गर्म क्यों है? उसका कारण यह है कि शुक्र ग्रह पर बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण शुक्र ग्रह बुध ग्रह से सबसे ज्यादा गर्म है। ठीक है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। वायुमंडलीय दाब 90 गुना है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो पृथ्वी की तुलना में शुक्र ग्रह पर 90 गुना ज़्यादा है। यदि आपसे पूछे कि शुक्र ग्रह पर पृथ्वी से कितना गुना अधिक वायुमंडलीय दाब है तो 90 गुना है। ठीक है, इसका भी बुध की तरह कोई उपग्रह नहीं है। तापमान इसका 464 डिग्री सेल्सियस है। यह पूरे ग्रहों में सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है और इसका तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। सर्वाधिक तापमान होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका परिक्रमण का 225 दिन है, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाने में, ये पूरा चक्कर लगाने पे उसे 225 दिन लगता है। ठीक है, और इसका जो घूर्णन काल है, यानी कि ये जो एक बार यहाँ से घूमने पर 243 दिन लगता है। ठीक है, यानी कि इसका परिक्रमण का 225 दिन, परिभ्रमण काल 243 दिन। यदि पूछे शुक्र का परिक्रमण काल, शुक्र का परिक्रमण काल शुक्र के परिभ्रमण काल से कम है तो सही है। आप सोचोगे कि यार परिक्रमा करने में कम समय और अपनी अक्ष पर घूमने में ज़्यादा समय क्यों लगता है? उसका कारण ये है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर, इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर प्रेशर है कि शुक्र को घूमने ही नहीं देते, इसलिए यह घूमने में सर्वाधिक समय लेता है। तो आज हम लोगों ने सूर्य देख लिया, बुध देख लिया, शुक्र। कल हम लोग देखेंगे मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी लास्ट में देखेंगे क्योंकि पृथ्वी से पूरा स्टार्ट करेंगे। तो शनि देख लेंगे, अरुण वरुण, और कुछ प्लूटो को देख लेंगे कि प्लूटो को क्यों बाहर किया गया था और प्लूटो को क्यों फिर अंदर किया गया है। इसके बाद हमने बताया था एस्टेरॉयड बेल्ट, जो मंगल और बृहस्पति के मध्य है, एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में जान लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ क्षुद्र ग्रह, बुध ग्रह देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।